जो ढोड़ी को ढोड़ी दिखाते हैं उंगली से, उनके छाती तक उनकी हाथ चल जाती है स्टेज पे। आप क्या तो मतलब भोजपुरी वाले तफरी मचाते हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ, देखिए मेरे रोंग एकदम जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे भोजपुरी में सिर्फ जीजा जी और भाभी ही है। भाभी को तो ये लोग माल समझते हैं। कभी म्यूजिक डायरेक्टर भी कट हो जाते हैं, हीरो ही म्यूजिक डायरेक्टर बन के सारा गाना कर देता है कि हम भूमिहार बानी, हम यादव बानी, है ना। ये व्यूज ओरिजिनल व्यूज नहीं होते, ओरिजिनल नहीं होते, ओरिजिनल नहीं होते। ये सारे खरीदे हुए रहते हैं, सारे बॉट रहते हैं कि सैड सॉन्ग गा रहे हैं और गले से लग गए हैं, सीने से लगा लिए हैं और रो रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा ये ब्लाउज पे गाया है, हम हुक पे गाएंगे। उनके बाउंसर उनको लात जूता घुसा मार के साइड में कोपचे में ले जाते हैं, साइड में ले जाते हैं और अच्छे से आप इसको बार बार रिवील करके दिखलाइएगा, एक्शन रिप्ले में करके दिखलाइएगा कि मैं ऐसे सिंगर को सुनती भी नहीं हूँ और ऐसे सिंगर्स के अगर टॉपिक भी आते हैं तो मैं उस पर बात नहीं करती हूँ। ये लोग रात रात भर वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं। अरे तो ये पब्लिक को ये लोग पागल बना रहे हैं। जानते भोजपुरी ऑडियंस ना सिर्फ ट्रक ड्राइवर, पान वाली दुकान, ठेले वाले, इन लोगों के लिए ही गाने बनाते हैं। तो माँ पिता से बढ़कर त्याग कोई नहीं करता है। स्वागत है आप सबका एक और शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं विपिन सिंह और आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जिन्होंने अपने सुर के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे झारखंड से निकलकर मुंबई तक का सफ़र किया, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने कई शोज जीते, कई रियलिटी शोज जीते। इन्होंने सुर संग्राम, भारत की शान और राइजिंग स्टार के खिताब इनको दिया गया। इन्होंने इस शो को जीता और काफ़ी स्ट्रगल करके मुकाम हासिल की और कई फिल्मों में इन्होंने गाना गाया। तो चलिए उनसे मिलते हैं। स्वागत है आपका। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करते हुए। और कई दिनों से हमारी ये विचार विमर्श हो रहा था कि इस पॉडकास्ट को हमें करना है, पर कभी इनके पास वक्त था तो मैं तब इंगेज थी, और जब मैं फ्री थी तो ये बिज़ी थे। तो ऐसा ही कुछ शेड्यूल हमारा चल रहा था, पर आज मतलब फाइनली वी आर हियर। सबसे पहले हम सवाल लेंगे आपकी लाइफ में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आज तक, कि आपने कहाँ से शुरुआत किया था और इस शुरुआत में आपको क्या क्या झेलना पड़ा, कितना मेहनत, कितना मज़ा आया इस शुरुआत को लेकर, कितना आपने एंजॉय किया, सब कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई सिंगिंग को लेकर। मैं रांची निवासी हूँ और रांची में मेरा घर मतलब है, अब तो वो मेरा मायके है। तो मेरा जो स्कूलिंग स्टार्ट हुआ सेंट लॉरेंस स्कूल, तो वहाँ सबसे पहले मैंने इंसाफ की डगर पे क्लास नर्सरी में मैंने गाना गाया था। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो इस गाने को मैंने माइक तक मैं नहीं पहुंच पा रही थी और वो माइक जो है मूवेबल नहीं था। तो उस वजह से क्या हुआ, मेरी जो प्रिंसिपल थी एडविना मैम, वो उन्होंने मुझे गोद में उठाया और उस माइक के हाइट तक मुझे पहुंचाया और तब मैंने इस गाने को मतलब गाया। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये बचपन का फेवरेट गीत होता था उस समय सबका। हाँ, तो ये स्कूल में ही सिखाया गया हमें। तो ये किस्सा मुझे आज भी मतलब बहुत धुंधली सी यादें हैं। मेरे जो प्रिंसिपल का चेहरा, मेरे टीचर्स का चेहरा और उन लोगों का मेरे प्रति संगीत को लेकर मतलब समर्पण, कि वो मुझे कितना मतलब क्या कहते हैं, साथ दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं मुझे, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आज भी लगता है कि ऐसे गुरुजनों का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो उनका सहयोग ज़्यादा है स्कूल में। हाँ। तो मेरा सबसे पहले मेरा स्कूलिंग सेंट लॉरेंस स्कूल में हुआ। उसके बाद मेरी स्कूलिंग हुई बंगला स्कूल में। तो बंगला स्कूल में योगा, संगीत और डांस, नृत्य, ये तीनों कंपलसरी होते हैं। ये हम लोगों को करना ही होता है। और चाहे वो लड़की मोटी से मोटी हो, पतली से पतली हो, उसको भी योगा नहीं, उसको भी योगा करना है, उसको भी डांस करना है। और चाहे आप सुरीले हो, चाहे सुरीले नहीं हो, फिर भी आपको गाना गाना है। तो इस विषय में मेरा जो किस्मत है, मेरा जो भाग्य है, बहुत ही अच्छा है कि मुझे ऐसा स्कूल मिला, बंगला स्कूल, एस.एस. डोंडा गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ सारी टीचर्स, इवन मेरी क्लास टीचर्स से लेकर मेरे सब्जेक्टिव जितने भी टीचर थे, फिर मेरी जो म्यूज़िक टीचर थी,
सब लोगों का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है और सब लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित किए हैं मेरी संगीत को लेकर। उन्होंने मुझे निखारा है एक्चुअली। तब तो आपको बंगाली काफ़ी अच्छा आती होगी। बांग्ला स्कूल से पढ़ी हूँ तो बांग्ला बोलना तो आता ही है मुझे। इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ कुछ भाषाएं हैं, तो वो कुछ कुछ बोल लेती हूँ। बंगाली स्कूल में जैसे आपने बताया तो वहाँ पे डांस करना, गीत गाना, योगा कंपलसरी है। कंपलसरी है। शायद यही वजह है कि वहाँ के लोग ज़्यादा सुरीला होते हैं या फिर डांसर होते हैं बंगाल के। हाँ हाँ, वहाँ जो कला से संबंधित जो विषय हैं उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि बचपन से ही सिखाया जा रहा है, बचपन से ही उनको बताया जा रहा है, हाँ। तो ऑफकोर्स को ज़्यादा तो होगा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती मानी जाती हैं, ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। और जो जो बांग्ला कल्चर है, जो बांग्ला संस्कृति है, उसमें माँ सरस्वती को बहुत बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया गया है। तो ये स्कूल आपका झारखंड में ही था? हाँ, रांची में, हमारे रांची में। अच्छा। हमारे रांची में 2-3 स्कूल है बांग्ला स्कूल, तो जो उसमें बांग्ला कम्युनिटी proper चलाती हैं। बांग्ला कम्युनिटी चलाती है। अच्छा, तो प्रॉपर उसमें सब कुछ बंगाली के हिसाब से होता है? हाँ तो वहाँ के स्टूडेंट को गीत और संगीत में ज़्यादा बेनिफिट होता होगा। बिल्कुल। मतलब वो जो ये जो बांग्ला संस्कृति है, बहुत रीच कल्चर है ये। और मैं बताऊँ, मेरे जितने टीचर्स, मैं अभी भी बता रही हूँ, मेरे अंदर जो भी गुण हैं, मेरे अंदर जो भी गुण, मतलब अभी जो आप देख रहे हैं, लोगों ने, दुनिया ने जो देखी हैं संगीत के ज़रिए, ये मेरे गुरुओं की ही देन है। पिताजी भी गीत गाते थे, मोहम्मद रफ़ी का कुछ ये सब, उनका भी संगीत में ज़्यादा रुचि था? हाँ, मेरे पिताजी मेकॉन में सर्विस करते थे, मेकॉन लिमिटेड में, रांची में है ये। और मेरे पिताजी रफ़ी की आवाज़ में बहुत अच्छा गाते थे। मतलब बैजू बावरा जो फिल्म है, उसमें एक गाना है, ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। ये गाना जब वो गाते थे ना, तो मुझे मैं क्षमा चाहूँगी, मुझे ये ओरिजिनल से बेटर लगता था मेरे पिताजी की आवाज़ में। वाह वाह। मतलब वो जब गाते थे और इतना, मतलब उनके चेहरे लाल हो जाते थे, वो एकदम, मेरे पिताजी एकदम गोरे चिट्टे थे तो, और राज कपूर के जैसे दिखते थे, तो उनका चेहरा ये सब पूरा लाल हो जाता था, आँख बड़ी बड़ी और रोंगटे पूरे एकदम खड़े हो जाते थे। और जब मेरे पिताजी गाते थे तो मुझे लगता था कि बस इससे हाँ, बस यही वो गाते रहे और मैं सुनती रहूं। वाह वाह। मतलब वो ऐसा लगता था कि वो भगवान से उनके तार जुड़े हुए हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ, देखिए मेरे रोंग एकदम जवाब दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरे पिताजी गाते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब पूरा सहयोग है वहाँ से, एक फैमिली से ही? हाँ, देखिए मेरे फैमिली का सबसे पहला जो सहयोग है वो मेरे परिवार का ही है। मेरे पिताजी का, मेरी माँ का, मेरी दीदियों का, मेरे भाई का, मेरी पूरी फैमिली, मेरे मामा लोग भी इवन जैसे कि जब सुर संग्राम और भारत की शान, राइजिंग स्टार, द वॉइस, ये सब आने लगा, तो मेरे मामा लोग अपने ऑफिस छोड़ छोड़ के मेरे लिए प्रचार करते थे कि मेरी मतलब भगनी को वोट दीजिए। मेरे सबसे छोटे वाले मामा, फिर मेरे अरुण मामा, मेरे दीपू मामा, ये लोग सब लोग मतलब जाते थे, लोग के घर तक जाते थे और बोलते थे मेरी भगनी, मेरी ममता को वोट दीजिए। पूरा सहयोग मिला घर पूरा, हाँ। एक बात है, मेरा परिवार बहुत, मतलब सहयोग, मेरे परिवार से बहुत सहयोग मिला है संगीत के क्षेत्र में। ऐसा नहीं था कि एक लड़की बाहर निकल रही है तो लड़की कैसे बाहर निकल रही है? नहीं नहीं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। शुरू के दौर में मतलब कुछ लोग बोलते थे कि अरे क्या लड़की को मतलब सिंगर बना रहे हैं, बहुत दिन नहीं चलेगा, सही नहीं है, सही लाइन नहीं है। हाँ। फिर मेरे पिताजी को माँ एक दिन बोली कि मतलब लड़की जात भी है, आगे बढ़ाना सही रहेगा कि नहीं संगीत में, है ना, नौकरी चाकरी रहेगा। जैसे हम लोग, मेरे माँ पिताजी, मेरी माँ भी सरकारी नौकरी में थी, तो वही बोलती थी कि गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो ठीक रहेगा। पर मेरे पिताजी एक ही बात बोले कि देखो अभी ये कली है, इसको खिलने दो, ये फूल बन के जब महकेगी ना अपने गाने के जरिए, तब देखना सब लोग सहयोग देंगे। फूल बन के महकेगी गाने के जरिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लाइन बोला आपने। मैं देख रहा था कहीं कि सुर संग्राम था, जो भी महुआ चल रहा था और कई शो चले थे उस टाइम पे, तो माँ आपकी ले जाती थी आपको। हाँ हाँ। तो उस दौरान क्या कुछ शेयर करेंगी? क्या? देखिए, मायके माँ से ही है, माँ है तो मायके है, माँ नहीं तो मायके नहीं है। और
आप जीवन में कुछ भी जो बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, जो भी बनते हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर आप सहयोग देखें और त्याग देखें तो माँ पिता से बढ़कर त्याग कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। अपने सपनों को खोकर, भूल कर जो अपने बच्चे के सपनों को अपना मानता है वो है माँ बाप, है ना। जो मैंने महसूस किया है जब मेरी माँ मेरे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे म्यूज़िक के और मुझे जाना ही होता था। मैं ज़िद मचा देती थी मुझे ये कंपटीशन देना ही है, तो माँ मेरा दिल नहीं तोड़ती थी। माँ ड्यूटी सोचिए ऑफिस करते हुए घर आती, उनका भी गवर्नमेंट जॉब था। हाँ, तो फिर माँ जल्दी से ऑफिस से आती थी, उसके बाद जल्दी से अपने काम सारे निपटा कर और अपने ऑफिसर को बोल के आती थी, सर को, कि सर मेरी बेटी का कंपटीशन हमको जाने दीजिए। तो वो हाफ डे छुट्टी दे देते थे। फिर जल्दी से घर में आकर फ्रेश होके और हमको तुरंत कंपटीशन में लेकर जाती थी माँ। मुझे अच्छे से याद है ये चीज़ कि एक माँ जो घर का चूल्हा चौका भी देख रही है, ऑफिस भी देख रही हैं और बच्चे का कंपटीशन भी देख रही है। माँ ही कर सकती है। एक माँ ही कर सकती है। और एक जो माँ है ना, और पिताजी और जो आपका परिवार आपके साथ ना, वो बैकबोन की तरह मतलब लगे रहते हैं। अगर ये नहीं है तो आपको इसकी कमी जीवन भर मतलब झेलनी पड़ती है। ये चीज़ तो मुझे ये चीज़ फील होता है, क्योंकि अब जब माँ पिताजी दोनों नहीं हैं तो समझ में आता है कि उनके रहते जो चीज़ें होती थी, अब उनके बाद क्या है जीवन। वो लोग के रहते हुए जो एहसास होता है कि एक छत्र छाया, एक जो आपको मजबूती महसूस होती है कि मेरे ऊपर किसी का साया है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, है ना, वो जो फीलिंग। और एक उनके जाने के बाद का जो मौसम आ जाता है, वो थोड़ा पतझड़ सा होता है। मतलब माँ बाप के बारे में कहा जा सकता है कि हम बाहर रहते हैं, महीनों महीनों बात नहीं होती है, लेकिन लगाता है कोई है सर पे अभी, यही वाली बात, कोई है अभी। हाँ, मतलब आप भले उनसे कनेक्शन में नहीं हैं, लेकिन अभी है, पर वो हैं, वो होना ही बहुत है। उनका होना ही मतलब एक ढाल आपके ऊपर है जो आपको सारी दुनिया से बचा के रखती है। ये चीज़ होता है माँ पिता के रहने पे। पर हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे माँ पिताजी मुझे मिले, और अगर इस जन्म के बाद भी अगर मेरा जन्म हुआ तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरे माँ पिता के रूप में वही मुझे मिले। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बोला आपने। सूर्य संग्राम में एक डरी हुई पतली सी लड़की स्टेज पे जाती है, डरी रहती है। सामने उदित नारायण होते हैं, कल्पना होती हैं, मालिनी अवस्थी होती हैं और सारे लोग होते हैं। तो कितनी डरी हुई होती है वो लड़की? देखिए, जहाँ तक बात है गाने की, तो मुझे गाने के वक्त मुझे डर नहीं लगता है, पर अगर मैं किसी से पर्सनली मिलूं तो तब थोड़ा सा मन भयभीत रहता है कि क्या बात करूं, क्या बोलूं, कैसे मिलना होगा, कैसे किस कंटेंट में बात करूं, है ना, ये वाली फीलिंग्स रहती है। पर हाँ, सुर संग्राम इतना बड़ा कंपटीशन था, इतने बड़े लेवल का कंपटीशन था महुआ का, कि वहाँ पे जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस शो में विनर होकर निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी सिंगर मतलब ऐसे ही एवी सिंगर नहीं थे, सारे उम्दा सिंगर थे। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग को पता है कि मुझे विनर बनना है, सबको पता है कि मुझे विनर बनना है, सब लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी या त्रुटि या भाग्य कहिए, एक एक करके सबका निकलना होता है और कोई एक वहाँ तक पहुँचता है। जब आप जीती तो कौन आपको क्या क्या बोला? मेगा ऑडिशन राउंड चल रहा था और पता नहीं ये क्या था मेरे साथ कि जिस टाइम मैं गई उसी टाइम जो साउंड सिस्टम था खराब हो गया, वो मैकेनिकल कुछ उसमें गड़बड़ियाँ चलने लगी। मैं गा रही हूँ तो थोड़ा सा एक लाइन गा रही हूँ और फिर वो ऑफ हो जा रहा है, फिर गा रही हूँ फिर ऑफ हो जा रहा है। फाइनली मैंने उससे बिना माइक के गाना स्टार्ट किया, मतलब माइक में आवाज़ नहीं है, माइक सिर्फ ऐसे ही पकड़ी हुई हूँ और जो मेरी जो वॉइस है
उसी थ्रो वॉइस से मैं और मतलब जज तक वो वॉइस पहुंचाई अपनी आवाज़ को। तो मालिनी जी उठकर बोली भी, अरे ये कंपटीशन चल रहा है साउंड वाले को, ये कंपटीशन चल रहा है, इस बच्ची को साउंड मिलना चाहिए। वो मेरे फेवर में बात की उस जगह पर। मेरा ऑडिशन बड़ा अच्छा रहा, सब लोग को मेरी आवाज़ पसंद आई। झारखंड आइडियल में किताब आपको दिया गया था, वो कौन से शो में? 2007 में हम जीते थे झारखंड आइडल, और 2007 में ही सारेगामापा बिहार जीते थे, और 2010 में हम आए थे सुर संग्राम में, अच्छा। और 2012 में भारत की शान, 2018 में द राइजिंग स्टार कलर्स टीवी पे, और 2019 में द वॉइस मैंने किया। तो ये सब मतलब जितने बड़े शोज़ हैं मैंने इस ईयर में किए हैं, और ये सब अपने आप में मतलब अल्टीमेट शो थे। इसमें जो मुझे सबसे प्यारा सेट जो अगर मुझे किसी शो का लगा तो द राइजिंग स्टार का, उसका जो मतलब लाइटिंग सिस्टम से लेकर वो लाइव शो होता है, बिल्कुल लाइव रहता है वो, मतलब उसमें कोई एडिट नहीं होता है, एक ज़रा एडिट नहीं होता है, और बिल्कुल फेयर रहता है। और जो जजेस होते हैं सब लोग, हम लोग एकदम टाइम पे, एकदम 6:30 बजे एकदम, हाँ 6:30 बजे, 5 बजे हम लोग ऑन सेट होते थे, और 8 बजे का टेलीकास्ट था। द राइजिंग स्टार के जो जजेस थे, शंकर महादेवन, मोनाली ठाकुर जी और दिलजीत दोसांझ जी, फिर उसमें जितने भी गेस्ट जजेस आए थे, ऋचा शर्मा आई थी, अलका याग्निक आई थी, गोविंदा आए थे, रानी मुखर्जी आई थी। उस शो को होस्ट कर रहे थे रवि दुबे, और रवि दुबे नो डाउट इतने अच्छे होस्ट हैं, और एक अच्छे होस्ट होने के साथ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। रवि दुबे टीवी सीरियल एक्टर है वही? हाँ, जो एक्टर हैं, जो होस्ट भी करते हैं रियलिटी शोज़ को, बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, ममता राउत इतने सारे शो को जीत कर आई हैं, 4-5 शो का नाम आपने ऐसे ही रख दिया, बाकी और भी छोटा मोटा जीती होंगी, तो अचानक ऐसा नहीं लगा कि ममता राउत इतने शो जीतने के बाद कहीं खो गई, नाम दब गया भोजपुरी में? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा एहसास या मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ। हाँ, मैंने ये ज़रूर तय किया कि मुझे अब क्या गाना है और क्या नहीं गाना है, क्योंकि सुर संग्राम जिस टाइम मैं आई, तो मैं बता रही हूँ कि मैं रांची से हूँ, हमारे रांची में भोजपुरी भाषा नहीं बोली जाती है, वहाँ सादरी चलता है, नागपुरी चलता है। अगर वहाँ भोजपुरी भाषी लोग रहते तो वो अपने घर के अंदर भोजपुरी बोलते होंगे अपने परिवार के समक्ष, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो कनेक्टिंग लैंग्वेज जैसे बिहार में होता है ना, आरा मोतिहारी बेतिया की लोग भोजपुरी में ही कनेक्ट करके बात करते हैं, तो ये रांची में नहीं है। और चूंकि मैं भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, मैं बहुत औ करके नहीं गाती हूँ, जैसे कि छाना तोरुए छानी पे जवानी है जीजा जी, मैं इतना देहाती नहीं गाती हूँ। हाँ, मैं नकल कर सकती हूँ, इस देहातीपन को मैं नकल कर सकती हूँ, अडॉप्ट कर सकती हूँ कि मैं इस गाने को वैसे गाऊं। छाना तोरी है छानी पे जवानी है जीजा जी, गवन वहाँ जल्दी करा लो ना, गवन वहाँ जल्दी करा लो ना, भइल दीदिया के परेशानी, गवन वहाँ जल्दी करा लो ना। तो मैं ऐसे देहाती गा सकती हूँ, तो वो मैं अडॉप्ट कर रही हूँ उस देहातीपन को, पर मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसा ही गाती हूँ। मैं वेस्टर्न भी गाती हूँ, मैं जितने रीजनल्स भाषाएं हैं अपने भारत देश के, अपना भारत देश तो देखिए, अपना भारतवर्ष ही ऐसा है, इसमें जो संगीत है, जो कल्चर है, बहुत रीच है ना। तो मैं सभी भाषाओं में मतलब मोस्टली मैं 17 से 18 भाषाओं में अब तक गा चुकी हूँ। नहीं, मेरा ये सवाल था कि मतलब वो तो ठीक है, आपने अच्छा बताया, मैं वहीं तक नहीं, मैं वहीं तक आ रही हूँ। हाँ, बोलिए। मैं वहीं तक आ रही हूँ। समझ गई मैं क्या पूछ रहा था। शुरू जब मैं सुर संग्राम से आई तो मुझे भोजपुरी, सच में बताऊं, मैं टचवुड, मुझे भोजपुरी समझ में नहीं आती थी। मुझे शोज़ में भी स्क्रिप्ट मिलते थे, मैं वो रट के बोलती थी कि रउआ लोग हमके वोट दी, ये सब जो मिलते थे स्क्रिप्ट, वो
प्रणाम हम ममता राउत और हम आ रहल बानी सुर संग्राम में और रउआ लोग हमके वोट दी, ये सब मुझे स्क्रिप्ट मिलते थे, मैं रट के बोलती थी। मुझे भोजपुरी मतलब भोजपुरी की भा भी मुझे समझ में नहीं थी। तो जितने ये मैं आपको बताऊंगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पर जितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे मुझसे मतलब ऐसे ऐसे गाना गवा रहे थे, और जब मैं पूछती थी कि सर इस गाने का मीनिंग क्या है, तो वो मुझे बताते कुछ और थे, और जब वो गाना टेलीकास्ट होता था तो वहाँ सीन कुछ और रहता था। अच्छा। तो मुझे समझ में आने लगा कि ये लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में आने लगा कि ये लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। एक बार एक ऐसा ही कोई गाना था और मैंने अपने पिताजी को सुनाया, तो मेरे पिताजी को ये बात समझ में आई कि इसको तो भोजपुरी नहीं आ रही है, इसलिए ये गाना ये गा गई, है ना। और वो हमको पूछे भी कि बेटा तुम इसका मीनिंग पूछी थी, तो हम बोले हाँ म्यूज़िक डायरेक्टर से तो बाबा हम पूछे थे ये मीनिंग। वो बोले कि हाँ इसका ये मीनिंग है, बहुत साफ़ सुथरा है, एक लड़की शादी होके आई है, नए 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 मतलब उसका ससुराल में आना हुआ है और उसके घर के का सिलबट्टा टूट गया है, तो उस गाने पे वैसा सी मतलब गाना है, इस टाइप का कुछ गाने के शब्द होते थे कुछ। मुझे तो भोजपुरी समझ में नहीं आती थी, पर वो मीनिंग मुझे कुछ और बताते थे, मैं गाती चली गई। पर जब जैसे जैसे मैंने भोजपुरी मैगज़ीन पढ़ना स्टार्ट किया, भोजपुरी मतलब शोज़ देखने स्टार्ट किए, भोजपुरी फिल्में देखनी स्टार्ट की, तो मुझे भोजपुरी बोलना भी धीरे धीरे आने लगा और समझ भी आने लगी। तब मुझे लगा कि ये लोग मुझसे बताते कुछ और हैं मीनिंग, और ये गाना होता कुछ और है। तब मैंने तय किया कि अब मैं सेलेक्टेड सॉन्ग गाऊंगी, और तब मैंने जब मुझे समझ में आने लगा कि ये गाना तो गंदा है, तो मैंने ना कहना चालू किया कि सर मैं नहीं गाऊंगी, सॉरी सर मैं नहीं गाऊंगी, सॉरी सर आप किसी और से गवा लीजिए, सॉरी सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अब देखिए आप डायरेक्ट ना भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सबका ईगो क्लैश होता है। तो मैंने ना बोलना स्टार्ट किया कि मैं सर अवेलेबल नहीं हूँ, अभी शोज़ में हूँ, अभी बाहर हूँ, ऐसे बोलना स्टार्ट किया। तो मैंने अब जो आप मेरे गाने देख रहे होंगे, अगर आप लोग मेरे गाने सुनते हैं, दर्शकगण मेरे जितने गाने सुनते हैं, अब मेरे एक से एक अच्छे साफ सुथरे गाने हैं जो ट्रेंडिंग में रहते हैं, पर आपको पता नहीं है कि वो मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि हम पर्दे के पीछे के लोग हैं, मेरा चेहरा नहीं आता है। जब तक सुर संग्राम था तो चलिए मैं अपने गाने के साथ मैं चेहरा भी मेरा आ रहा था, पर अब जो है मैं पर्दे के पीछे की कलाकार हूँ। अब हीरोइन के ऊपर मेरी वॉइस जाती है, तो इसलिए सब लोग बोलते हैं ममता जी आप लुप्त हो गई हैं। ममता क्यों? उनको चेहरा नहीं दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? एक बात और होगी ना कि ममता जी वो पहले गा रही थी, हाँ, वो गाना बंद हो गया। नहीं, गाना कैसे बंद हुआ? वो पहले वाली गाना वो जो मतलब वैसे वाले गाने हुआ करते थे जो मतलब मीनिंग गलत बता के और मुझे कुछ भी गवा ले रहे थे लोग, मैंने वैसे गाने को बिल्कुल ना कह दिया। मैं वैसे गाने गाने ही नहीं लगी। उसके बाद से जो मैंने अब जो सेलेक्टिव सॉन्ग गाने स्टार्ट किए हैं, तो मेरे एक अच्छे गाने हैं। मैं ऐसे वो कहीं भी नहीं गाने चली जाती कि नहीं ममता जी आ जाइए, वैसा मैं कभी नहीं करती हूँ। और जैसे कि मुझे NTPCs के शो, हिंडाल्को के शो, मेकन के शो, आप बहुत बड़ी कम जो मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, वो साल में 3-4 शोज़ अपने यहाँ करवाते हैं। मैं वैसे शोज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं बताऊँ, वहाँ आपको ऐसे ऑडियंस मिलेंगे जो गाने सुनने वाले होंगे, जो मतलब तफरी मचाने वाले नहीं होंगे, इंजॉय करने वाले ऑडियंस मिलते हैं। तो मतलब भोजपुरी वाले तफरी मचाते हैं? नहीं, भोजपुरी वाले तफरी नहीं मचाते, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये आपका कहना गलत होगा कि मैं तफरी मचा रही हूँ। देखिए क्षेत्र में लोग बढ़ जाते हैं, है ना। अब देखिए, अब आप गांव में आप देहातीपन के गाने गाएंगे तो उनको वही अच्छा लगेगा, पर आप वही देहाती गाना अगर आप कहीं शहर में आकर एक कॉरपोरेट शो में गा रहे होंगे तो उनको वो पसंद नहीं आएगा। उनको पसंद आएगा जैसे कि लता जी वाले सॉन्ग, गज़ल वाले सॉन्ग। तो सबकी अपनी ऑडियंस है। जो सिंगर्स होते हैं, हर सिंगर का अपना एक ऑडियंस है। गज़ल के अलग ऑडियंस है, भजन के अलग ऑडियंस है, रोमांटिक सॉन्ग के अलग ऑडियंस है। मेरा ये कहना है कि शायद जो लोग सुनते होंगे लगता होगा कि नहीं ममता राउत अश्लील गाती थी, जो भी एक बात है, तो शायद उनको क्लियर हो जाए आपके बारे में जो आप नहीं देखिए, मैं तो बहुत अश्लील नहीं गाई हूँ, मैं अभी भी बोलूँगी बहुत अश्लील नहीं गाई हूँ। और जो गाने मेरे अगर अश्लील होंगे भी तो वो शुरुआती दौर पे जो मैं बार बोल रही हूँ कि जब मुझे भोजपुरी की समझ नहीं थी तब की होगी। हाँ, अब जब मुझे भोजपुरी की समझ है तब अगर मैं कुछ गलत गा रही हूँ तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं। सही बात है। जानते, भोजपुरी ऑडियंस ना सिर्फ ट्रक ड्राइवर, पान वाली दुकान, ठेले वाले, इन लोगों के लिए ही गाने बनाते हैं।
म्यूजिक सच्चाई यही डायरेक्टर जो है। बनाते हैं उन लोग ही बनाते हैं, उन लोगों के लिए ही गाने बनाते हैं। मतलब जो सिर्फ कंपोजर है। जितने गाने होते हैं, जो जितने भी आप चोली ढोड़ी आप जितना भी देख लीजिए, लहंगा, रिमोट, है ना। और अब तो मतलब इनर वियर पे भी लोग गाने गाने लगे लगे, हैं, हाँ है आजकल ना। आने लगे हम। आजकल के गाने देखिए ना आप, मतलब अब बाहर के कपड़े छोड़ दीजिए, अंदर के कपड़ों पे भी बिल्कुल अब गाने बिल्कुल। आने लगे हैं। तो क्या कहूँ, निशब्द तो हूँ। एक तरह से देखा जाए तो ये सत्यानाश हो रहा है ना भोजपुरी का। सत्यानाश हो नहीं रहा है, हो गया। हो चुका है। ये कैसे निकलेंगे ये लोग फिर वहाँ से? देखिए, ऑडियंस जो श्रोतागण है, जो दर्शकगण है, इनको इग्नोर करना चालू करें। आज देखिए, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में इतने अच्छे भिखारी ठाकुर के मैंने गाने डाले हैं, उसके व्यूज़ आप देखेंगे तो आपको मतलब लगेगा अरे मतलब इतने खर्चे कर, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और इनका इतना कम व्यू है। इतने खर्चे करने के बावजूद। इतना खर्चा करने के बावजूद, है ना। क्यों? लोगों को वल्गर गाने की आदत लग गई है, बल्कि सुनने आप की भी। सुनने की आप आदत लग गई है। और अब उनको आप देखिए, आप बिरयानी खिला रहे हैं और अब बिरयानी देने के बाद आप दाल भात देंगे तो लोगों थोड़ा का- दिन तो लगेगा दाल भात में वापस लौटने में, दाल चावल में लौटने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर हाँ, वो जो बिरयानी दे रहे हैं जिन लोग, उनको बंद करना पड़ेगा। एल्बम के सॉन्ग में सेंसर लगना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ भोजपुरी वाले मिलके लगवाएंगे और कोई इंडस्ट्री आती है कि नहीं ऐसा? देखिए, बाकी के इंडस्ट्री में भी चल रहे हैं, पर भोजपुरी वाले एकदम उछल उछल के सामने आ जाते हैं। ये लोग गाते नहीं हैं, ये लोग दिखाते भी हैं। अच्छा। समझ में आ रही है बातें? जो ये गा रहे हैं उसी चीज को वीडियो में दिखा रहे हैं, जिम भी करते हैं। समझ गए? हाँ। तो वो गलत हो जा रहा है। आप मर्यादा में रह के तो सबसे पहले गाने शब्द लिखे नहीं जा रहे हैं, है ना। और अच्छा ठीक है, कई बार गाने के दौरान मैंने लिरिक्स राइटर को कहा है कि ठीक है सर, आप ये काम कीजिए, आप सबके सामने, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं, आप एक बार सबके सामने इस लिरिक्स को पढ़ के सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा, क्या कहा ना ममता जी, प्लीज़ आप गा दीजिए ना, आप मुझे मतलब बोलने के लिए मत बोलिए। तो सोचिए, आप स्टूडियो के अंदर आप सबके सामने बोल नहीं पा रहे हैं, अब फिर पब्लिक को कैसे सुना? और मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करके यही गाना पूरे पब्लिकली बजेगी, है ना। सही बात है। आपको एक रूम के कमरे में बंद है जहां आपको वहां शर्म आ रही है, और ये गाना यूनिवर्सल होने जा रहा है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तब क्या हालत होगी? आपने तो ये नहीं सोचा। तो इस वजह से भी मैंने बहुत सारे गाने छोड़े हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने बहुत अभी मैंने एक वेब सीरीज़ के लिए मतलब गाया है, बजाओ के लिए, जिग जैग सॉन्ग। आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मोनालिसा उसमें एक्ट्रेस हैं, और ये गाना बहुत अच्छा है। गौरव दाढ़ोंकर जी इसमें म्यूज़िक किए हैं, और बहुत उम्दा म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मराठी के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा किए हैं। और ये गाना इतना पावरफुल है कि विदाउट म्यूज़िक मैं अभी गाऊं तो पता नहीं कैसा लगेगा। धत्तेरे की हट फरे भी चढ़ गई है झांझ, क्या करेगी ये फरे भी बावली सी सांझ। धत्तेरे की हट फरे भी चढ़ गई है झांझ, क्या करेगी ये फरे भी बावली सी सांझ। नशीला फिगर लगाए निशाना, नजर से ट्रिगर, नजरिया जिप जैप जुम, कमरिया जिग जैक जुम, नजरिया जिग जैक जुम, कमरिया जिग जैक जुम। अभी हनी सिंह का गाना भी आ रहा है, तो पंजाबी में और भोजपुरी मिक्स आया। अच्छा, क्या बात है, वाह। तो क्या लगता है कि आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने अभी सुना नहीं है। काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो अच्छा, वो दीदिया के वैसे ही कुछ है ना? नहीं, हाँ, हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले ही सुना है। अच्छा, तो पंजाबी और भोजपुरी मिक्स है। तो क्या लगता है कि ये लोग कुछ बाहर वाले सिंगर आकर कुछ बदलेंगे क्या भोजपुरी को? देखिए, जब अंदर वाले ही सिंगर नहीं बदल रहे हैं तो बेचारे बाहर वाले तो कुछ अपना निभा के अपने फ़र्ज़ को अदा करके ही जाएंगे ना। बाकी जितने बड़े सिंगर्स हैं, मैं तो नाम नहीं लूँगी, बड़े बड़े स्टार हैं भाई सब। कोई जुबली स्टार है, कोई डायमंड स्टार है, कोई पावर स्टार हैं, है ना। तो आप लोग खुद ही जब भोजपुरी को मतलब सहयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई बाहरी इंसान आपका क्या आके सहयोग करेगा? आपको खुद के घर की नींव मजबूत करनी पड़ेगी। आपने कहा जुबली स्टार, पावर स्टार और एक राइजिंग स्टार,
ये मतलब पावर स्टार तो समझ में आता है पवन सिंह को, जुबली स्टार किसको कहा जाता है? नहीं दिनेश लाल यादव को? नहीं नहीं, देखिए मैं किसी को मतलब किसी नहीं, को पूछ मैं रहा हूं मैं। नहीं मैं किसी को मतलब इंडिकेट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको अगर उपमाएं दी गई हैं, आप उस चीज को निभाइए ना। आपको इतनी बड़ी बड़ी उपमा मिली है, आपको ऐसा खिताब मिल रहा है जो हम लोग उस खिताब के लिए मतलब तरस रहे हैं, तरसते हैं, ऑडियंस पर इतना प्यार आप करती है। उस चीज को समझ नहीं रहे हैं। ऑडियंस आपको कितना प्यार दे रही है, कितना प्यार दे रही है। आप लोग चाहे तो मतलब बड़ी बड़ी उपाधियों से आप लोग मतलब नवाजे जाएंगे, जैसी आवाज आप लोगों को मिली है, पर कहीं ना कहीं आप लोग सिर्फ वही धनिया और चटनी और पता नहीं क्या क्या गाना गा के से सब पर लगे हुए ये हैं। लोग यहाँ पे भोजपुरी में सिर्फ जीजाजी और भाभी ही है, दो रिश्ता बाकी हाँ 2 ही रिश्ते हैं, बाकी माँ बाप चाचा चाची बहनें सब खत्म है। मतलब कोई भी मतलब सब्जेक्ट खत्म हो गया है ये रिश्तों के, है ना। सिर्फ भाभी और जीजा पे गाने बनते हैं यहाँ पे। भाभी को माँ माना जाता है, लेकिन भाभी को यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाभी माँ माँ का- समान माँ का होती दर्जा है, दिया ठीक जाता है, माँ का दर्जा है भाभी को, है ना। लक्ष्मण जी कभी भी अपनी सीता माँ के चरण के अलावे कुछ भी नहीं देख पाए थे। जब राम जी वनवास के बाद जब वो जो उनके गहने रास्ते पे गिरे गिरे मिले हुए थे, तो उनको दिखाया गया कि लक्ष्मण देखो ना, ये तुम्हारी भाभी के हैं क्या ये गहने। बोले पहचान वो नहीं पाए। पायल के अलावा कुछ भी नहीं पहचान पाए, पता है ना। वो नथनी पहचाने, ना ही वो टीका पहचाने, ना ही वो गले का हार पहचाने। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ अपने भाभी माँ के चरणों में थी। और भोजपुरी में क्या कहाँ पे रहती है? अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ रहती है। वो भाभी को तो ये लोग माल समझते हैं। भाभी माँ नहीं है, माँ के आगे ल भी लगा हुआ माल है ना। इसे तो खराब कर ही दिया है। भाभी की इमेज को खराब किया गया है, बिल्कुल। जीजा जी की इमेज को खराब किया जो बड़े गया है भाई का भोजपुरी में। किरदार में रहता है उसको क्या बना दिया गया? तब और अभी देखिए एक सिंगर ऐसी है जिस मतलब बहुत टॉप पे है, पीक पे है, जिसको मैं खुद सम्मान के नजरों से देखती हूँ, देख रही हूँ, पर अब उसके भी गंदे गाने आने लगे हैं, इनर वियर पे गाने आ रहे हैं। ये क्या है भाई? सही बात है। क्या है? आप अपने मर्यादा में रहिए ना। आप अपने बाप के सामने ये गाना गा पाएंगे क्या? ये गाना आप अपने भाई के सामने गा पाएंगे क्या? बिल्कुल। और आप उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उस गाने को आप रिलीज कर रही हैं, गलत है। आपको तय करना होगा, आपको लोगों ने नजरों में बैठाया है, अपने पलकों में बैठाया है, उसका सम्मान कीजिए, उस कला का सम्मान कीजिए जो माँ सरस्वती ने आपके गले को दिया है। सिंगिंग में भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर बदलते रहता है, एक्टर भी गाने गाने लगते हैं और गाने गाने वाले तो एक्टर बन ही जाते हैं। कभी आपको भी लगा होगा गाने वाले ही एक्टर बनते हैं। भोजपुरी और पंजाबी ये 2 क्षेत्र ऐसा है जहां सिंगर्स ही हीरो बनते हैं। हाँ। और अगर जो नहीं बने हैं वो एक्टर बन के अगर आए हैं तो वो कोशिश करते हैं, वो कितने भी बेसुरे हैं, वो सिंगर बनने की होड़ में आ जाते हैं कि भाई हमरा के भी समझ ला भाई, हम हूँ हीरो ही बनी। मतलब यहाँ पे संबंध है कि अगर आप सिंगर हैं तो आप हीरो हैं। ये 2 जगह ऐसा है क्षेत्र, पंजाब और भोजपुरी, जहाँ सिंगर्स ही हीरो हैं। लेकिन एक सिंगर हैं कि जो एक्ट्रेस से सिंगर बनी है, नाम है अक्षरा सिंह, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अच्छा, आपको भी पता होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पता होगा। हमारी अच्छे मित्र हैं वो, अच्छा गा रही हैं, अच्छी कोशिशें चल रही हैं उनकी, अच्छे बड़े वीडियोस बना रही हैं वो। तो उनका नाम आपने लिया नहीं, इसलिए पूछ रहा कि मतलब नहीं, आपने पूछा नहीं तो मैंने बोला नहीं। तो बताइए उनके आप बारे में मुझे कुछ। बोलते हैं तो आप अब देखिए यहाँ शो मेरे नाम का चल रहा है, तो मैं अक्षरा जी को कैसे मतलब बोलूँ ना। अगर आप मुझे उनके बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी। फिर बताइए उनके बारे में हाँ। कुछ, कैसे सिंगर हैं, क्या है? देखिए एज एन एक्टर एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत बाला है वो, बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं। पर एज ए सिंगर अगर मैं कहूँ तो अभी थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है। और अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े वीडियोस आ रहे हैं उनके। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी अक्षरा जी को कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतना लड़ंत भिड़ंत होने के बावजूद आप इस मुकाम पर हैं, आपको दिल से सलाम है कि आप सही बात है। एक औरत होकर, एक नारी होकर आप इस क्षेत्र में को अपना रही हैं और भोजपुरी को बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस दे रही हैं। शेरनी बोलती है अपने आप को, तो है शेरनी वो?
तो शेरनी तो मुझे भी कहा गया है रियलिटी शोज में, रांची की शेरनी, सुरों की शेरनी। तो हाँ, वो भी तो शेरनी शेरनी है। आप है कि वो? देखिए, वो एक्ट्रेस के क्षेत्र में वो शेरनी है, मैं गाने के क्षेत्र में शेरनी हूँ। नाइस जवाब। लेकिन आपने कहा लड़ंत भिड़ंत, हाँ वहां से निकली है यहाँ से, तो उस लड़ंत भिड़ंत में हाँ। उनका जो चल रहा अब था, आप पूछने वाले होंगे जरूर कि मैं किस पक्ष में हूँ। अभी नहीं, वो पूछूंगा बाद अच्छा, वो में। पूछेंगे आप? अभी नहीं, हाँ, तो मुझे मैं कुछ पता चल रहा है, मुझे आपके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि आप ये जरा सवाल जरूर करेंगे। जरूर करेंगे, लेकिन अभी पूछ रहा हूँ मैं कि लड़ंत भिड़ंत से वो निकली हैं। हाँ तो हालांकि मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन अब बात आ गई तो पूछना। उस लड़ंत भिड़ंत में एक अभी लेडीज हैं, सवाल खराब नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको अच्छा लगेगा। अभी मतलब औरत हैं, अक्षरा सिंह भी औरत हैं, उनके साथ जो भी हुआ, पवन सिंह के साथ नाम मतलब उनको रिलेशन को लेकर जो भी हुआ, उससे वो निकली हैं बाहर। जिस तरह वो अब सच में बदनाम हुई या फिर सच में उन्होंने किया, हमें नहीं पता, जो आया मीडिया में हम जानते हैं। तो क्या कहेंगे आप एक एज ए मतलब वुमेन, कहाँ तक देखिए, वो सही हैं, क्या गलत है, कुछ जानते हैं, आपकी दोस्त हैं, बताइए कुछ। इस विषय में मैं यही कहूंगी जितना आप जानते हैं नहीं, आप थोड़ा उतना ज़्यादा ही जानते मैं हैं। जानती हूँ। नहीं, आप छुपा रही नहीं हैं। नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी? दोस्त मुझे हैं। अगर, अरे तो वो दोस्त हैं तो वो अपने काम में तो लगी हुई हैं, मैं भी अपने काम में बिजी हूँ। हम लोग शोज में मिल जाते हैं। सामने बैठे हो ना तो इशारा कर रहे हैं, मत नो बोलो। नो 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 नो, कई बार क्या होता है हम लोग शोज में इन मिलते पे हैं, भी जैसे आएंगे अभी हम इन लोग पे भी आएंगे अभी, अभी जैसे मना कर रहे हैं ना सामने हम। नहीं नहीं, नहीं, इन पे भी आएंगे हम। कई बार क्या होता है हम लोग शोज में मिलते हैं, जैसे अभी गढ़वा का 1 साल पहले हमारा गढ़वा शो था, तो वहाँ अक्षरा जी आई थी, हमने बहुत एंजॉय किया शो को। तो हम लोग शोज में ही मिल पाते हैं, क्योंकि देखिए वो एक्ट्रेस है, वो सेट तक पहुँचती हैं, मैं सिंगर हूँ, मैं स्टूडियो तक पहुँचती हूँ। हम दोनों के क्षेत्र बिल्कुल अलग हैं। और चूंकि वो अभी सिंगर बनना चाह रही हैं, सिंगर बन रही हैं, तो वो अपने टाइम पे अपने स्टूडियो पहुंच रही है ना, आप अपनी सही में ठीक और है, मैं बिल्कुल। अपने टाइम पे, दोनों की टाइमिंग अलग है, टाइमिंग्स अलग है, तो हमारी मुलाकात ही नहीं होती अब है। इसी पे एक सवाल और है, उन्हीं को लेकर नहीं। पर देखिए, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि अक्षरा जी अगर इस मुकाम को हासिल की हैं तो वो अपने दम पे की हैं। बिल्कुल उनके सही बात अंदर वो काबिलियत है तभी पहुंची। कि वो एक्ट्रेस के बाद सिंगर को मतलब सिंगर बन रही हैं और अच्छे बड़े वीडियोस कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, भोजपुरी में इतने अच्छे वीडियोस आना सब लोग नहीं कर रहे थे। जब से अक्षरा करने लगी हैं, उनको देख देख के अब दूसरे लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि नहीं, अब हमें भी बड़ा शो करना है, हमें भी बड़ा एल्बम करना है। तो ये मतलब सूत्रधार कौन बनी? अक्षरा जी बनी, है ना। तो आप जो सवाल किए हैं बिल्कुल अच्छा सवाल मेरा सवाल सिर्फ अक्षरा जी पर नहीं है, बाकी सारे वुमेन जितने सारे औरत हैं जो सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर चलते रहता है कि उनको शोषण किया जाता है। अक्षरा सिंह ने भी कहा था इस बात को लेकर, यहाँ तक कि मैं कई पॉडकास्ट देखा, रानी चटर्जी ने भी कहा है। देखिए, सभी बोलती शोषण 2 तरीके का होता है, एक शरीर से सभी तरह के और शोषण। एक नहीं, 2 ही तरह के शोषण हैं। जो भी हो, उन्होंने कहा एक था कि- शरीर से और एक मन से, ठीक है। और तीसरा आजकल आपके प्रोफेशन का शोषण, ये मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ, जितने डब्बे सिंगर, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, जितने डब्बे सिंगर कुछ नहीं सीखे हैं, बस घर से आए हैं, उठ फुट के स्टूडियो आ गए हैं, गा रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं, रात रात भर वीडियो कॉल कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वीडियो कॉल पे लगे हुए हैं, उनके पास काम है। फीमेल, हाँ, अच्छा, फीमेल, बल्कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पे मतलब ऐसे शब्दों का मैं जो है प्रयोग वो है। करना भी मैं उचित नहीं समझती हूँ कि ये मेरे संस्कार में नहीं है। ऐसे ऐसे कर्म ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग रात रात भर वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, क्या बात, अच्छा ऐसा क्या बात है जो कि दिन भर नहीं हो रहा है, रात को ही वीडियो कॉल पे हो रहा है? या तो आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ चिपक जाइए, उसको सब कुछ मान लीजिए, उसके लिए गाना गाते रहिए, प्रोड्यूसर के साथ चिपक जाइए, उसके साथ पूरा गाना गाते रहिए। लेकिन आजकल म्यूजिक डायरेक्टर का चलता कहाँ है? सब तो तय बिल्कुल चलता है, म्यूजिक डायरेक्टर का ही तो चलता है। मैंने सुना है कि नहीं चलता है भोजपुरी में, सब तो नहीं नहीं तय नहीं, कर देते हैं हीरो के प्रोड्यूसर बाद और- अगर किसी का चलता है तो वो म्यूजिक डायरेक्टर का चलता है। अच्छा, मतलब हीरो के बाद हीरो जब तय करते हैं कि कौन सिंगर गाएगी, ठीक है। भोजपुरी में तो सर्वे सर्वा हीरो हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर का चलता कहाँ है? तो एक्टर और प्रोड्यूसर ही तय कर देते हैं कि ये सिंगर गाएगी, ये एक्ट्रेस रहेगी, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा। है। सबसे पहले क्योंकि हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं, तो सबसे पहले हीरो तय करते हैं कौन सिंगर गाएगी, बिल्कुल,
कौन हीरोइन रहेगी, हम्म, ठीक है, उसके बाद कौन म्यूजिक डायरेक्टर रहेगा। अच्छा, कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर भी कट हो जाते हैं। तो मेरा सवाल गलत कहाँ था फिर? सुनिए ना, बिल्कुल सही था। कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर भी कट हो जाते हैं, हीरो ही म्यूजिक डायरेक्टर बन के सारा गाना कर देता है। तो वही तो मेरा सवाल सही था, कहाँ समझ गए? एकदम सही था फिर। तो पर नो डाउट कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो आज भी बहुत अच्छी म्यूजिक बना रहे हैं। उसमें मैं पर्सनली नाम लेना चाहूँगी ओम झा जी का। बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये, बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और इनके जो मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप दे दीजिए, ऐसे तो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं स्पेशली ओम झा जी का नाम ले रही हूँ और दामोदर जी का नाम ले रही हूँ। और एक बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं हरिश्चंद्र दास, जो अब बहुत उम्र हो गई है उनकी, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत साफ सुथरे गाने लिखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं 2-4 नाम ले रही हूँ, ये लोग अपने काम को बहुत भगवान मानकर काम किए हैं। सवाल क्या था म्यूजिक डायरेक्टर को लेकर कि आपने कहा था कि एक्टर ही सब कुछ तय कर देता है, लेकिन पैसा तो प्रोड्यूसर लगाता है, तो उसकी चलती है कि नहीं प्रोड्यूसर की? प्रोड्यूसर बेचारा, क्या कहूँ, प्रोड्यूसर को ये लोग पूरा नोच लेते हैं क्या ऐसा? प्रोड्यूसर जिंदा कब रहता है? प्रोड्यूसर 1 से 2 फिल्म बनाकर बैक टू होम हो जाता है, बैक टू पेविलियन है वो इतना बेचारा शोषित हो जाता है, उतनी उसकी शोषण हो जाती है कि वो फिर दोबारा, उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा तीसरा कोई फिल्म बनाए। अच्छा, सुनने में भी आता है कि मतलब मैंने कहीं सुना है कि सिंगर्स को पैसे नहीं देते हैं। देखिए, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जिनके लिए मैंने गाना गाया, मेरा फिल्म में मेरा वो गाना आया भी, और म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे पैसा नहीं देने के बहाने क्या बोले, ममता आपकी आवाज़ उसमें नहीं गई है, हमने किसी दूसरे सिंगर को गवाया है, सिर्फ उन्हें मुझे पेमेंट ना देना पड़े इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। और जब फिल्म मैंने देखा, ट्रेलर आ रहा, उसमें मेरा गाना बज रहा है, मेरा नाम है ना, सोचिए। तो आप उस पर कॉपीराइट का मतलब क्लेम भी लगा सकती थी ना? मैं कर सकती थी, पर देखिए मैं इतने ओछे तरीके तक पहुंच नहीं सकती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं इतनी मतलब अपने संस्कार से आउट ऑफ वे होकर कहीं नहीं जा सकती हूँ। ये उनका ओछापन था कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि ममता मैंने आपकी आवाज़ को किसी दूसरे के वॉइस पे मतलब रीडअप कर लिया है, बाकी आवाज़ तो मेरी ही थी वहाँ पे, सिर्फ उनको मुझे पेमेंट ना देना पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने गाना भी छोड़ दिया। मैं बिल्कुल ना कहती हूँ, सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सर मैं शोज़ में हूँ, सर मेरे रिकॉर्डिंग्स हैं, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ना कहना स्टार्ट किया। आप सिर्फ बिहार को कवर किए और बिहार में भी कुछ क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो जाति पे गाना आना नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा गा रहे हैं कि हम भूमिहार बनी, हम यादव बनी, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये लोग को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। कौन करेगा? मैं तो सच बताऊं, मैं ऐसे सिंगर्स को सुनती नहीं हूँ। आप इसको बार बार रिवील करके दिखलाइएगा, एक्शन रिप्ले में करके दिखलाइएगा कि मैं ऐसे सिंगर को सुनती भी नहीं हूँ, और ऐसे सिंगर्स के अगर टॉपिक भी आते हैं तो मैं उस पर बात नहीं करती हूँ। सच बता रही हूँ। पांडे जी के बेटा, भुयारे के बेटा नहीं, ये सारे सिंगर्स घटिया सिंगर हैं। ये लोग सिंगर नहीं है, ये लोग एक्चुअली नौटंकी ड्रामेबाज लोग हैं। तो पवन सिंह भी कहाँ हैं? वो भी मतलब घटिया सिंगर है। नहीं, उनकी आवाज़ अच्छी है, पर आपका टॉपिक गलत है, आपका टॉपिक गलत है, आपका कंटेंट गलत है, तो आप गलत हो जाएंगे। पर आप सिंगर उम्दा हैं। खेसारी लाल भी गाए हैं, जादू जी क्या कुछ गाना ऐसा? अब देखिए, आप खेसारी जी और पवन जी का नाम लेंगे तो क्योंकि भोजपुरी तो ये जितने भी बड़े स्टार हैं, हाँ। अगर ये गलत कर रहे हैं तो गलत ही है। हाँ। अगर आप जाति पे गाना गा रहे हैं तो गलत है। आप अच्छे कलाकार हैं, आप दोनों ही बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप दोनों का मैं दिल से सम्मान करती हूँ, चाहे वो खेसारी जी हों, चाहे वो पवन जी हों। पवन जी की मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी आवाज़, जो माँ सरस्वती ने उनको जो गले में जो मतलब आवाज़ नवाजी है ना, वो नवाजा है, वो उस खुद से वाकिफ़ नहीं है वो बंदे। अच्छा, एक चीज़ बताइए। नहीं, मैं बता रही हूँ, वो खुद से वाकिफ़ नहीं है कि वो क्या है, वो क्या कर सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, खुद के लिए क्या कर सकते हैं, वो खुद से वाकिफ़ नहीं है। उनको खुद को जागृत करना होगा। पवन जी को मैं बोल रही हूँ, पवन भैया बोलती हूँ मैं, उनको खुद को जागृत करना होगा। आप गज़ल नुमा गाने गाइए, आप रोमांटिक सॉन्ग गाइए, और एक से एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए। आपके तो इतने अच्छे फ़ैन फॉलोइंग है। और जहाँ तक बात है खेसारी भैया की, वो बहुत अच्छा स्टेज शो करते हैं। पर आप लोग, खेसारी भैया को भी यही कहूँगी कि आप लोग ऐसे गाने गाइए
पवन भैया भी आप ऐसे गाने गाइए कि माँ, बहनें, चाची, काकी, मामा, चाचा, ताऊ, बड़े ताऊ, छोटे चाचा, पिताजी, सब लोग सुने। सिर्फ पान वाला नहीं, सिर्फ ट्रक वाला नहीं, सिर्फ ठेले वाला नहीं, है ना। ऐसे लोग सिर्फ आपके जो मुद्दे बन चुके हैं कि आप उनके लिए ही गाना बना रहे हैं, वो प्लीज़ मत कीजिए, सबके लिए गाइए। आप एक फीमेल सिंगर है, भोजपुरी में बहुत अश्लील गाने चलते हैं और चलते ही नहीं है, बिलियंस में व्यूज़ आते हैं। अच्छे गाने, देखिए मैं आपको यही रोकूंगी, हाँ, ये मिलियंस में व्यू आते नहीं है, लाए जाते हैं। कैसे थोड़ा इस पे पैसा खर्चा करना पड़ता है। ये जितने डिजिटल वाले लोग हैं, हाँ, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रील वाले लोग को नचवा रहे हैं, है ना। रील वाले लोग को नचवा रहे हैं, फिर डिजिटल जो मैनेजर रखते हैं वो लोग उनके व्यूज़ बढ़वाते हैं कम्युनिटी लगा लगा कर, है ना। ये व्यूज़ ओरिजिनल व्यूज़ नहीं होते, ओरिजिनल नहीं होते, ओरिजिनल नहीं होते हैं, ये सारे खरीदे हुए रहते हैं, सारे बॉट रहते हैं। हाँ, एक बार खरीदने के बाद जो व्यूज़ आ जाते हैं, उसके बाद जब लोग देखते हैं कि मिलियंस में व्यू आया है, तब लोग रील पे रील बनाने लगते हैं, रील बनाने लगते हैं, ये नो डाउट, रील बनाने लगते हैं, उस गाने को सुनने लगते हैं। पर सबसे पहला जो चरण है वो यही है कि ये लोग उस चीज़ को खरीदते हैं, व्यूज़ खरीदे जाते हैं। ये थोड़ा बताएंगी, क्योंकि आप लोग भी चैनल चलाती हैं, सिंगर देखिए हैं। मैं तो सच बताऊं, मेरा आप ममता राउत ऑफिशियल देखिए, मैं व्यूज़ नहीं खरीदती हूँ, सच बताऊं। मैं अच्छे अच्छे कंटेंट डालती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे गाने खुद से वायरल हों। मुझे कितने लोग बोलते हैं ममता जी आप क्यों नहीं करती हैं, सब बाकी लोग तो करते हैं, आप क्यों नहीं करती हैं। मैं बोलती हूँ कि मुझे मेरी ईमानदारी पसंद है, मुझे मेरे संगीत के साथ जो मेरी ईमानदारी है वो मैं नहीं छोड़ना चाहती, है ना। चाहे मुझे वो इंस्टाग्राम के लिए बोलते हैं कि फॉलोवर बढ़ा लीजिए, ममता जी खरीदा जाता है, ये सब लोग खरीदे हैं, सब लोग मिलियंस में खरीद के रखे हुए हैं फॉलोवर्स। तो मैं वही चीज़ बोलती हूँ, आपके जो जेन्युइन फॉलोवर्स हैं ना, वो मान लीजिए 1000 ही हों, वो मान लीजिए 100 ही हों, वो 5 ही हों, पर वो जेन्युइन होने चाहिए। बिल्कुल सही। मैं इस ईमानदारी के साथ जीती हूँ। और अगर जिन लोग बोलते हैं कि मेरा तो मिलियंस में व्यू आ रहा है, तो या तो कंपनी बड़ी है और या तो फिर आप उसे खरीद रहे हैं, उस व्यूज़ को खरीद रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब बहुत दिनों से बदनाम चलती है, कुछ अच्छे अच्छे गाने भी आते हैं, कुछ फिल्में अच्छी भी आती हैं और अच्छे गाने आते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन उससे बढ़कर जो गाने आते हैं, जैसे व्यूज़ वाले गाने जैसे बताया मैंने, तो अगर कैसे कौन कौन से लोग हैं जो भोजपुरी में अभी वर्तमान में हैं, चाहे तो बड़े स्टार से लेकर छोटे तक, चाहे तो इसको बदल सकते हैं लेकिन नहीं बदलना चाहते हैं, क्या रीज़न हो? देखिए, अगर आप बदलने की चाह रखिएगा तो आपने कहा ना कि ममता जी आप क्यों पीछे रह गई दूसरों से, जो बदलने की चाह रखते हैं वो पीछे रह जाता है। हालांकि आप पीछे नहीं हैं, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ, मैं आपको कहना चाह रही हूँ, वो पीछे किस व्यू पे आ जाते हैं, व्यूज के ऊपर, मतलब आपके गाने को व्यूज कम देंगे क्योंकि आप अच्छे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, साफ सुथरे गाने बना रहे हैं, आप एक जेन्युइन पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। ये लोग जेन्युइन पब्लिक तक नहीं पहुंचते हैं, समझ रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि आप एक जेन्युइन ऑडियंस तक पहुंचिए, जो आपको सुनती है, जो आपको सराहती है, जो आपको सुनना पसंद करती है, जो तकिए के नीचे आपका गाना बजाते हुए और कहीं ना कहीं मीठे नींदों में खो जाती है, सो जाती है, खो जाती है, सो जाती है। ऐसी ऑडियंस होनी चाहिए। तो ऐसे भोजपुरी में गाने बनने भी तो चाहिए। बिल्कुल बन रहा है भाई साहब, आप कहाँ हैं? सुनाइए गाना जो बिल्कुल। अभी देखिए हमारे ही चैनल से, ममता राउत ऑफिशियल से, मैंने एक गाना किया है, बलमा के संगे घूमे जात रहनी मिलवा रे भुलाई रे गई लेना। अरे बलमा के संगे घूमे, बलमा के संगे घूमे जात रहनी मिलवा रे भुलाई रे गई लेना। कौनो रे बारे बलम वाहई भुलाई रे गईल ना, कौनो रे बारे बलम वाहई भुलाई रे गईल ना। छान देनी कोन पिया नाही मिलले, छान देनी कोन पिया नाही मिलले, छान देनी कोन छान देनी कोना छान देनी कोना छान देनी
ना को ना पियावा नाही मिलले, पिराई रे गईले ना, पिराई रे गईले ना, दूनो गुड़वा रे बलमवा के पिराई रे गईले ना, दूनो गुड़वा रे बलमवा के पिराई रे गईले ना। वाह। तो ऐसे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी की ये रचना है। और ऐसे गानों को सुनिए ना आप लोग, फिर हम लोग बाहर जाते हैं और वहाँ जो हम लोग भोजपुरी के लिए सुनते हैं, अरे आप लोग का ममता जी, आप लोग का भोजपुरी इंडस्ट्री, वहाँ हीरो लोग हीरो दिखता है, हीरो लोग हीरो दिखता है, कोई भी हीरो बन जाता है, कोई भी कुछ भी गा देता है भाई, कोई भी कुछ भी गा देता है, ऐसे सुनने के लिए मिलता है। आप लोग तो कुछ भी मतलब आप लोग के सिंगर्स तो कुछ भी गा देते हैं। आप लोग का भोजपुरी तो इतना अश्लील है, क्या नहीं सुनना पड़ता है। दुख लगता है, बहुत दुख लगता है कि भोजपुरी जहाँ इतनी नीमन भाषा है, इतनी खूबसूरत भाषा है, इतनी मीठी भाषा है, उसको क्या बदल के रख दिए, सब क्या बना दिए। जहाँ सोहर होता था, जहाँ बच्चे के जन्म से लेकर एक मरनी तक का एक गाना होता है, विधाएं होती हैं, सोहर होता है, बारहमासा होता है, लगनी होता है, मड़वा होता है, मेहंदी होता है, हरदी होता है, गारी होता है, आप उन गानों को छोड़कर आप अश्लीलता की ओर आ गए। ममता राउत सिंगिंग में आई, कभी लगा होगा कि मैं भी एक्ट्रेस बन जाऊं? मुझे कभी नहीं लगा, मैं सच बताऊं, मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे ऑफर भी हुए कि मतलब ममता आप कीजिए, पर मैंने ना कहा है। क्यों ना बोल दिया? मैं सच बताऊं तो मुझे एक्ट्रेस बनने का कोई शौक़ नहीं है, मैं सिंगर ही अच्छी हूँ। और जहाँ तक बात है, मेरे जो एल्बम्स होते हैं तो उसमें तो मैं एक्टिंग करती ही हूँ, तो मैं उसमें खुश हूँ। और जब मैं खुश हूँ तो सब खुश है, मेरा रब खुश है। और एक रियलिटी शोज़ में रवि किशन भैया मुझे बोले थे कि ममता के एक्सप्रेशंस ले लिया करो, ममता कुछ नहीं भी बोलती है ना तो इसके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे होते हैं कि ये कुछ ना बोल कर भी सब बोल जाती है। मैंने देखा था वो। हाँ, तो मेरे अभी भी जो मेरे वीडियोस आते हैं, सब लोग बोलते हैं कि ममता तुम्हारा फेस लुकिंग बड़ा अच्छा जाता है और दूसरा मेरा फेस एक्सप्रेशंस बहुत अच्छा जाता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझे प्यार देते हैं। बिल्कुल। रवि किशन से याद आया, हाँ, अभी इनका नाम आगे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इतने बड़े एक्टर हैं, हालांकि कभी उन्होंने गाने का शायद ट्राई नहीं किया, क्यों? उनको भी गाना चाहिए था, भोजपुरी तो सब गाते हैं, क्या लगा होगा आपको? मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। भोजपुरी इंडस्ट्री में वन एंड ओनली अगर कोई एक्टर है, रवि किशन, वन एंड ओनली रवि किशन है। दूसरा? अच्छा, दूसरा अगर पूछें तो व्यवहार में आपको कहना चाहूँगी, मैंने मनोज तिवारी भैया के साथ बहुत सारे शोज़ किए हैं, उनके साथ मैं जब भी शोज़ में गई हूँ, बाकी जितने सिंगर्स हैं वो शोज़ करेंगे, अपनी गाड़ी, अपनी जो फॉर्चूनर होगा, अपना बुलेरो होगा, अपना गाड़ी पकड़ा और वो सिंगर अपने होटल तक पहुँच जाता है। एक वन एंड ओनली एक मनोज तिवारी हैं जो अपने सिंगर का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, वो पब्लिक के भरोसे नहीं छोड़ते हैं और उससे अपनी जिम्मेदारी मानकर उसे मतलब जहां वो ठहरी है वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ मनोज भैया का बहुत अच्छा है। मैं उनके साथ इतने शोज़ की हूँ, वो मुझे बोलते हैं अपने शोज़ के दौरान कि ममता मैं सभी लोगों से मजाक कर पाता हूँ पर मैं तुमसे मजाक नहीं कर पाता, मैं तुम में एक मुझे माँ और एक बहन ही नज़र आती है। और विक्रमगंज में हम लोग का ये शो था और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गले लगा लिया, पूरी ऑडियंस तालियों की गड़गड़ाहट से भर गई। मतलब वो पूरा माहौल, इतना बड़ा स्टेडियम था, इतना बड़ा मैदान था, उसमें सिर्फ सर नज़र आ रहे थे सबके, और सब लोगों ने जो देखा कि मनोज तिवारी मुझे एकदम गले से लगा लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो बहुत अच्छा है मनोज भैया का व्यवहार। और मनोज भैया रियल में एक अच्छे इंसान भी हैं, जिनको पता है कि भोजपुरी में कितने लिमिट में रहते हुए गाने हैं, बिल्कुल कितने लिमिटेशन के साथ गाना है, ये वन एंड ओनली मनोज तिवारी को मालूम है। स्टेज प्रोग्राम करने जाती हैं आप, मेल सिंगर जाते हैं, हाँ, वहाँ पे कुछ दारू पी के चढ़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसा आता है, कुछ छेड़खानी की भी बातें आ जाती है, कुछ अनाप शनाप भी बोल देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? कभी लगा कि नहीं खींच के मारूं किसी को? देखिए, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मुझे आज तक कोई किसी ने ममता नहीं कहा है, मुझे ममता जी ही सब कहते हैं। ये सम्मान मैंने कमाया है,
ये मेरे व्यवहार में है ये सम्मान, तो ये मुझे मिला है। ईश्वरीय शक्ति कहिए, चाहे ये मेरा व्यवहार कहिए, मुझे किसी ने आज तक ममता नहीं बोला है, वाह, क्या ममता जी ही बोले हैं। और जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो मैं ये भी चाहती हूँ कि देखिए जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो चाहते हैं कि उनके शोज़ में थोड़े लटके झटके लगाने वाली नृत्यांगना जो होती हैं वो आके डांस करें, तो मैं उनको बिल्कुल अपने बहनों के जैसा ट्रीट करती हूँ कि देखिए वो भी 2 रोटी का मतलब कमाने के लिए आए, 2 रोटी के लिए ही कर रही हैं, उनकी भी मजबूरियाँ हैं। तो मैं उनको बिल्कुल बहन की तरह ट्रीट करती हूँ। वो जो नृत्यांगना होती हैं उनके साथ मतलब हंसी ठिठोली करना, मतलब उनके साथ ऐसा नहीं कि आजकल देखते हैं, आजकल कुछ कुछ वीडियोस ऐसे हैं कि सैड सॉन्ग गा रहे हैं और गले से लग गए हैं, सीने से लगा लिए हैं और रो रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, वैसा नहीं। मैं बिल्कुल बहनों की तरह उनके साथ थोड़े ठुमकों में साथ दे देती हूँ, थोड़ा उनसे पूछ लेती हूँ गाने के ज़रिए, थोड़ा उन नोक झोंक होती है, ऐसा करती हूँ। कलाकार तब अपनी गरिमा खो देता है जब वह मंच में शराब पीकर चढ़ता है या लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार करता है। कुछ कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जो ढोड़ी को ढोड़ी दिखाते हैं उंगली से, उनके छाती तक उनकी हाथ चल जाती है स्टेज पे। आप क्या कर रहे हैं? ये वीडियो आपकी माएँ भी देखेंगी, आपकी बहनें भी देखेंगी, आपके पिताजी देखेंगे। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप क्या दिखा रहे हैं? आप पूरे विश्व को आप क्या मतलब बताने जा रहे हैं कि भोजपुरी क्या है? मतलब हाथ हर ओर चला जाता है इन लोगों का, इतने अश्लील हरकतें करता है। और आजकल जो कलाकार हैं अजीब सा ही छोटापन दिखला रहे हैं। अगर कोई जूता पे गाना गा रहा है तो अगला मोजा पे गा देगा। अच्छा, ये जूता पे गाया, हम मोजा पे गाएंगे। अच्छा, ये शर्ट पे गाया है, हम कुर्ती पे गाएंगे। कंपटीशन चलता है। अच्छा, ये ब्लाउज पे गाया है, हम हुक पे गाएंगे। अरे वाह, कंपटीशन समझ गए? ये कंपटीशन है। अच्छा, ये ब्लाउज पे गाया, हम हुक पे गाएंगे। ये क्या है? कोई पेट पे गाया तो हम सीना पे गाएंगे, कोई कान पे गाया हम अच्छा कपार पे गाएंगे। ऐसा टॉपिक चुन लिए हैं ये लोग। और जो भी वायरल हो रही हैं आजकल लड़कियां, वो लोग तो मतलब अपने वायरल होने का ऐसा गलत फायदा उठाती हैं। मेरा ये गाना सुनिए, मेरा ये गाना सुनिए, और वो गाने बिल्कुल सुनने लायक नहीं, सारे डब्बे गाने। वायरल कैसे होती है वो लोग? फिर वायरल इसीलिए तो हो जाती हैं अपना मतलब बेअदब व्यवहार करके। देखिए, आपके व्यवहार में अदब होनी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक अदब, एक डिसिप्लिन दिखना चाहिए। रवि किशन बोलते हैं, का हाल बा भाई लोग, भैया लोग, पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से एकदम माहौल गुंजायमान हो जाता है। ये है कलाकार। ये कलाकार नहीं है कि ढोड़ी दिखा दिए, छाती में हाथ लगा दिए। ये कलाकार लोग नहीं है, है ना। 10 नचनियाँ ले लिए और 10 नचनियाँ के साथ कूद रहे हैं, ये लोग कलाकार नहीं है। ये लोग मेरी नज़र में कलाकार नहीं है। लेकिन पब्लिक तो उन्हीं को देख रही है ना, भीड़ आ रहा है इतना सारा। अरे तो ये पब्लिक को ये लोग पागल बना रहे हैं। ये लोग पब्लिक को कुछ नहीं समझते हैं, मैं सच बता रही हूँ। आज एक पब्लिक अगर स्टेज में चढ़ जाता है ना, लात घुसा खा के नीचे लौटता है। मैं सच बता रही हूँ। इनके बाउंसर उनको लात जूता घुसा मार के साइड में कोपचे में ले जाते हैं, साइड में ले जाते हैं और अच्छे से मारते हैं। जिस पब्लिक को भगवान बोलते हैं, सोचिए, जो पब्लिक उसे भगवान मान रही है, उस कलाकार को, उसको कोने में ले जाके अच्छे से कूटता है, अच्छे से कूटता है। और वो भी तो पब्लिक को भगवान बोलती है। समझे? तो पब्लिक को ये लोग सिर्फ देखिए बाइबल ही बोल रहे हैं, सिर्फ बाइबल ही बोल रहे हैं भगवान। ये लोग भगवान मान नहीं रहे हैं। अगर ये लोग भगवान माने होते तो आप भगवान के सामने ऐसे गंदे गाने नहीं परोसते। समझ रहे हैं? आप भगवान मान रहे हैं तो भगवान के पास अच्छे गाने आप भेजिए ना। भगवान कौन से गाने सुनेंगे? भजन सुनेंगे। देखिए, भगवान सिर्फ भजन नहीं सुनते हैं। अभी देखिए, एक प्रेमी एक कान्हा के रूप में, एक विष्णु के रूप में, एक शिव के रूप में लड़कियां अपने पति को देखती हैं। ठीक है? अगर वो गा रही हैं, सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम, तो वो पी सिर्फ वो एक पुरुष नहीं है। वो पी जो है वो एक मुखौटा नहीं है। वो पी उसका भगवान भी हो सकता है, भगवान भी है।
मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पुरुष को ही मतलब सब्जेक्ट मान के चलें। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल है कि नए जनरेशन को, जो नई लड़कियां आती हैं, जिस तरह भोजपुरी चल रहा है, जिस तरह माहौल चल रहा है, उनको अब क्या सलाह देंगी कि कैसे वो अपने सपने को पूरा करें, कैसे वो एक लड़की अपनी उड़ान को हवा दे? बताइए कुछ के बारे में। सबसे पहले तो अगर आपको सिंगर बनना है तो आप किसी अच्छे गुरु को, शास्त्रीय संगीत जो सिखाते हों, सुगम संगीत जो सिखाते हों, आप जाइए उनसे विधिवत 1 से 2 साल सीखिए। और वो कम से कम 1 से 2 साल सीखिए, कम से कम। और या तो फिर आप विधिवत पूरा मतलब 8 साल 10 साल सीखिए। पर एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं कह रही हूँ कि 1-2 साल तो बिल्कुल सीखिए और उसको रियाज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। गुरु के संपर्क में रहिए, गुरु के संपर्क में रहिए। 3 ही गुरु हैं, माँ, पिता और गुरु। इनका सम्मान कभी मत भूलिए। पेड़ लगाइए। और गांव में आज भी लड़के और लड़कियों में भेद होती है। इस भेद का मैं बिल्कुल खेद करती हूँ। नहीं होना चाहिए। जैसे लड़कों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहे हैं तो लड़कियों को भी पढ़ाइए, लड़कियों का भी साथ दीजिए। उनके भी सपने हैं, उनके सपनों को पूरा कीजिए। और बस जय हिंद, जय भारत। प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्रणाम भोजपुरिया माटी के, और प्रणाम भोजपुरिया के सब लोगन के। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू विपिन जी।